हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति, और उसमें विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि किस प्रधानमंत्री के समय भारत की विदेश नीति किस प्रकार की रही थी। सबसे पहले जो हम बात कर चुके हैं पहले कि विदेश नीति क्या होती है। विदेश नीति का मतलब होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में जो संबंध बनाता है और उन संबंधों को बनाते समय जिन सिद्धांतों और उद्देश्यों को अपना आधार बनाता है वो विदेश नीति कहलाती है। यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में जिन सिद्धांतों के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर संबंधों का निर्धारण करता है वो विदेश नीति कहलाती है। भारत की जो विदेश नीति है वो भी कुछ सिद्धांतों के ऊपर, कुछ उद्देश्यों पर आधारित होती है। प्रत्येक राष्ट्र का एक उद्देश्य होता है विदेश नीति के निर्माण के समय कि वो अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखता है। तो हम भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं और उसके जो सिद्धांत हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि भारत की आज़ादी से लेकर के अब तक विभिन्न प्रधानमंत्री रहे हैं, और विदेश नीति का एक लक्षण यह भी होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर विदेश नीति को निर्धारित करने की जिम्मेदारी होती है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहीं न कहीं उस विदेश नीति को एक अलग दिशा में लेकर के जाता है। हम यूँ समझे जैसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका जो व्यक्तित्व था वो कुछ अलग था। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ अलग है, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो मोदी जी का व्यक्तित्व कुछ अलग है। तो इनके समय में यानी अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय में जो विदेश नीति का निर्धारण हुआ है वो अलग अलग उनकी पर्सनालिटी को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के हुआ है। अब सबसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समय भारत की विदेश नीति किस प्रकार की रही है। तो 1947 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और अपनी मृत्यु यानी 1964 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। मतलब लगभग 17 साल तक भारत की विदेश नीति नेहरू जी के इर्द गिर्द घूमती रही। और नेहरू जी के बारे में एक बात और आपको मैं बता दूं कि वो भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। तो अब हम पहले नेहरू जी के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। आप अपनी नोटबुक साथ में रखिएगा, मैं आपको साथ में नोट्स भी लिखवा रहा हूँ, आप नोट्स तैयार करते रहना। देखिए, नेहरू जी 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने, और उस समय का जो वैश्विक परिदृश्य था उस वैश्विक परिदृश्य में नेहरू जी को भारत की विदेश नीति का निर्माता माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया गया, वो नेहरू जी के द्वारा ही किया गया। एक जो इंटरनेशनल सिनेरियो था, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था, उस परिदृश्य में नेहरू जी के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं कि वो भारत की विदेश नीति को किस प्रकार की दिशा दें। एक जो विचारधाराओं को लेकर के संघर्ष चल रहा था, पूंजीवादी विचारधारा, अमेरिकन गुट, समाजवादी विचारधारा, सोवियत संघ वाला गुट। तो ऐसे वातावरण में उन्होंने जो विदेश नीति का निर्धारण किया वो इस प्रकार से, सबसे पहले आप नोट कीजिए प्रथम एशियाई सम्मेलन। आप नोट कीजिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति, और उसमें आप नोट कीजिए प्रथम एशियाई सम्मेलन। मैं कुछ इसके फैक्ट लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। प्रथम एशियाई सम्मेलन, ये सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ, इसका समय लिखिए 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947। 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 कहाँ हुआ था, नोट कीजिए, नई दिल्ली, भारत में। प्रथम एशियाई सम्मेलन, उसके नीचे आप नोट कीजिए 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 कहाँ हुआ, एशिया का सम्मेलन था, एशिया के राष्ट्रों का सम्मेलन था। कहाँ हुआ, भारत, और भारत में भी कहाँ हुआ, नई दिल्ली भारत। अब इस ये जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में आप नीचे लिखिए सहभागी राष्ट्रों की संख्या, यानी भाग लेने वाले
राष्ट्रों की संख्या 28 देश, जिसमें भारत भी शामिल है, यानी भारत सहित कुल 28 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो नीचे आप लिखिए मेज़बानी। मेज़बानी यानी भारत तो था ही, लेकिन भारत में भी किस संस्था ने इसकी मेज़बानी की थी? तो मेज़बानी डैश लगा करके आप नोट कीजिए ICWA। ICWA इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर भारतीय विश्व मामलों की परिषद द्वारा मेजबानी ICWA भारतीय विश्व मामलों की परिषद द्वारा। ये जो सम्मेलन था, इसका उद्देश्य क्या था? तो नीचे लिखिए उद्देश्य। अब चूंकि एशिया के राष्ट्रों का सम्मेलन था, एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन था, तो इसमें एशियाई राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, बौद्धिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, ये इस सम्मेलन का पर्पज था। एक नेहरू जी का कथन नोट कीजिए। नेहरू लिख करके आप लिखिए, इन्वर्टेड कोमा में नोट करें, हमें शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमें शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहना चाहिए और स्वतंत्र नीति का पालन करना चाहिए। स्वतंत्र नीति का पालन करना चाहिए। तो ये आपका प्रथम एशियाई सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या था? एशिया के राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों की एकता को प्रदर्शित करना, उनमें आपस में सांस्कृतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 को हुआ। इसकी मेजबानी किस संस्था ने की थी? ICWA इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स विश्व मामलों की भारतीय परिषद, इसने इसकी मेजबानी की थी। और पंडित नेहरू जी ने कहा कि जो उस समय का शीत युद्ध का वातावरण था, अमेरिकन गुट और सोवियत संघ का गुट दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उस कोल्ड वॉर में इन्होंने आह्वान किया कि एशिया के राष्ट्रों को अपने स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहिए। तो प्रथम एशियाई सम्मेलन 1947। अब इसके बाद में द्वितीय एशियाई सम्मेलन, और ये सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? हेडिंग डालिए द्वितीय एशियाई सम्मेलन। 20 से 23 जनवरी 1949 1949 20 से 23 जनवरी 1949 1949। और कहाँ हुआ? नई दिल्ली। पहला सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ, 47 में हुआ। ये 2 साल बाद 49 में हुआ, और ये भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसमें सहभागी राष्ट्र, कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 19 राष्ट्र। उसमें 28 देशों ने भाग लिया, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 19 राष्ट्रों ने भाग लिया। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो नीचे लिखिए आप उद्देश्य। क्योंकि एशियाई देशों का सम्मेलन था, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले राष्ट्र कौन से थे? एशिया महाद्वीप के देश थे। तो इसका उद्देश्य क्या था? नोट कीजिए, एशियाई एकता यानी एशिया के देशों में एकता का प्रदर्शन करना। एशियाई एकता। उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि भारत तो चूंकि आज़ाद हो चुका था, लेकिन अब भी एशिया के बहुत से देश ब्रिटेन और फ्रांस जैसी महाशक्तियों के गुलाम थे, उनके उपनिवेश थे, उनकी कॉलोनी थे। तो उपनिवेशवाद का विरोध और
स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन, कि एशिया के अब भी जो राष्ट्र गुलाम रह गए थे उन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करना, ये इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य हुआ? एशियाई एकता, उपनिवेशवाद का विरोध और एशिया के जिन देशों में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन करना। यहाँ तक हो गया। आगे इसमें लिखिए आप विशेष फोकस, यानी इस सम्मेलन में जिस बात के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया गया था वो क्या था? इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के समर्थन का प्रस्ताव, यानी इंडोनेशिया जो था उसकी स्वतंत्रता पर विशेष रूप से, लिखिए आप, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता पर विशेष रूप से एक प्रस्ताव पारित किया गया। आगे चल कर के एक सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें केवल एशिया के नहीं, मैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, एशियाई सम्मेलन प्रथम और द्वितीय, इसमें केवल एशिया के देशों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद में एक बांडुंग सम्मेलन हुआ था और उस बांडुंग सम्मेलन की नींव द्वितीय एशियाई सम्मेलन 1949 में रख दी गई थी। तो अगला जो सम्मेलन आता है वो आता है बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग कहाँ पर है? इंडोनेशिया के एक शहर का नाम है और वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ। तो बहुत सी एग्जाम्स में इस सम्मेलन के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है। तो अगला आप नोट कीजिए, 2 सम्मेलन हमारे हो चुके, प्रथम एशियाई सम्मेलन, द्वितीय एशियाई सम्मेलन, और अब हेडिंग डालिए बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन में आपको क्या नोट करना है? पहले तो इसकी तारीख नोट करनी है, 18 से 24 अप्रैल 1955। कब हुआ ये? 18 से 24 अप्रैल 1955। 18 to 24 अप्रैल 1955। तो एक तो यहीं से एक सीधा सीधा प्रश्न उठ जाता है कि बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 4 डेट दी हुई होती है, 1955 आपका राइट आंसर है। स्थान बांडुंग कहाँ पर है? अभी आपको बताया। तो कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में, इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में। अब चूंकि जो एशियाई सम्मेलन हुए थे उसमें केवल एशिया के राष्ट्र शामिल थे और बांडुंग सम्मेलन में एशिया के ही नहीं थे, इसमें अफ्रीका के देश भी शामिल हुए। तो आप नीचे लिखिए एशिया प्लस अफ्रीका, यानी दोनों, ध्यान रखिएगा यहाँ एशिया प्लस अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका दोनों के राष्ट्र शामिल हुए। तो नोट कीजिए एशिया प्लस अफ्रीका के विकासशील राष्ट्रों का सम्मेलन, एशिया और अफ्रीका के विकासशील अनडेवलप्ड जो कंट्रीज थे उनका एक सम्मेलन हुआ था। और कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 29। अब देखिए ये संख्या अलग अलग आ गई कि प्रथम एशियाई सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 28, द्वितीय में 19, बांडुंग सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 29 देशों ने भाग लिया। अब इसमें जो प्रमुख नेता थे बांडुंग सम्मेलन में, प्रमुख नेता जो थे उनमें एक तो आप नोट कीजिए प्रमुख नेता नेहरू। नेहरू कहाँ के थे? ब्रैकेट में नोट कीजिए भारत, नेहरू भारत। और दूसरा नोट कीजिए सुकर्णो, ये कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। और तीसरा नासिर, ये कहाँ के थे? मिस्र के थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो पहला आप नोट कीजिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद का मतलब आप समझते ही हो कि जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और उपनिवेशवाद का मतलब किसी राष्ट्र को पूर्णतः अपने अधीन या अपना गुलाम बना लेना। तो जो विश्व के जो डेवलप कंट्रीज थे, विकसित राष्ट्र थे, उन विकसित राष्ट्रों ने क्या कर रखा था? और विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने जो एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र थे उन राष्ट्रों को अपना उपनिवेश, अपनी कॉलोनी बना रखा था। और दूसरा साम्राज्यवाद, जैसे ये जो थे हिटलर और मुसोलिनी, ये कैसे थे? ये साम्राज्यवादी थे, अपने साम्राज्य का विस्तार किए जा रहे थे। तो साम्राज्यवादी ताकतों का
और उपनिवेशवादी राष्ट्रों का, इसका विरोध करना बांडुंग सम्मेलन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो पहला उद्देश्य उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। दूसरा एशिया और अफ्रीका के देशों का था। तो एशिया और अफ्रीका के देशों में एकता प्रकट करना, एशिया और अफ्रीका के देशों में एकता प्रकट करना। क्यों? क्योंकि एशिया और अफ्रीका के देशों में कुछ सिमिलरिटी थी। ये जितने भी राष्ट्र थे वो विकासशील राष्ट्र थे। तो इन्होंने भी अपना एक मंच ढूंढ लिया, क्योंकि दो मंच पहले से बने हुए थे। एक अमेरिकन जो गुट था, पूंजीवादी गुट था विचारधारा के आधार पर, उसमें कुछ राष्ट्र शामिल थे। दूसरा सोवियत संघ का गुट था और उसमें कुछ राष्ट्र शामिल थे। तो अमेरिकन जो गुट था उसको प्रथम दुनिया कहा गया, सोवियत संघ वाला जो गुट था उसको द्वितीय दुनिया कहा गया। तो इन राष्ट्रों ने, जो विकासशील राष्ट्र थे एशिया और अफ्रीका के, इनको तृतीय विश्व कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, तीसरी दुनिया के राष्ट्र कहा जाता है। तो ये जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों को भी एक वैश्विक मंच, यानी एक सम्मेलन इन्होंने किया और उस सम्मेलन के माध्यम से इनको एक वैश्विक मंच रखा। और इसी सम्मेलन में आप नेक्स्ट बात लिखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। नोट कीजिए, क्या? गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इस नीति पर तो हम चल रहे थे आज़ादी के जस्ट बाद में, जब नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने तभी से हम विश्व राजनीति में गुट निरपेक्षता को अपनाए हुए थे। और एक आंदोलन के रूप में 1961 में जब बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ, तब से हम गुट निरपेक्ष को एक आंदोलन के रूप में अपना रहे हैं। लेकिन गुट निरपेक्षता की जो नींव रखी गई थी, इसकी जो पृष्ठभूमि रखी गई थी, इसका जो आधार रखा गया था, वो आधार 1955 के इस बांडुंग सम्मेलन में ही रखा गया था। तो बांडुंग सम्मेलन की कुछ बातें आपके सामने आई है। कब हुआ? 18 से 24 अप्रैल 1955। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में हुआ। कौन से राष्ट्र थे? एशिया और अफ्रीका के विकासशील राष्ट्र थे। कितने राष्ट्रों ने पार्टिसिपेट किया? 29 राष्ट्रों ने पार्टिसिपेट किया। क्या इसका उद्देश्य था? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। दूसरा इसका उद्देश्य था क्या? कि ये जो देश थे एशिया और अफ्रीका के जो देश थे उनमें एकता प्रदर्शित करना। और तीसरा जो इनका उद्देश्य था वो था जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसके ऊपर चल रहे थे ये, उसको एक आधार प्रदान करना, उस आंदोलन की एक नींव रखना, ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद में हम जो अगली बात करते हैं वो है गुट निरपेक्ष सम्मेलन फर्स्ट या प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन। आप नोट कीजिए, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन। अब ये पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? डेट लिखिए, 1 से 6 सितंबर 1961। 1 से 6 सितंबर 1961, 1961। कहाँ हुआ? बेलग्रेड ब्रैकेट में आप नोट कीजिए, यूगोस्लाविया। अब उस समय यूगोस्लाविया था, बाद में यूगोस्लाविया के टुकड़े हो गए, तो वर्तमान में वो सर्बिया में आता है। तत्कालीन यूगोस्लाविया, वर्तमान सर्बिया। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। भाग लेने वाले राष्ट्रों की संख्या, सहभागी राष्ट्रों की संख्या या भाग लेने वाले राष्ट्रों की संख्या 25। अब देखो आपके पास में अलग अलग संख्या आ गई कि प्रथम एशियाई सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया, द्वितीय में कितने ने लिया, बांडुंग में कितने ने लिया, और बेलग्रेड में जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ उसमें कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 28 प्रथम एशियाई, फिर उसके बाद में 19 बांडुंग सम्मेलन, 29 प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें आपके 25। तो एक जोड़ा मिलाने वाला क्वेश्चन बन जाता है। इधर सम्मेलन का नाम आएगा और इधर भाग लेने वाले राष्ट्रों की संख्या। तो आप इसको एक अलग से, चारों सम्मेलन और उसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों की संख्या अलग से उतार करके आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें। तो भाग लेने वाले राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? 25। अब नीचे आप लिखिए प्रमुख नेता, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो कर्णधार थे वो जनरली हम नेहरू, नासिर, टीटो इन तीन को मानते हैं, लेकिन इनके साथ साथ 2 और थे, वाना एनक्रुमा और सुकर्णो। तो प्रमुख नेता
पहले लिखे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्रैकेट में लिखे भारत, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत। दूसरा मार्शल टीटो, मार्शल टीटो, युगोस्लाविया, मार्शल टीटो, युगोस्लाविया। तीसरा नासिर, नासिर मिस्र, नासिर कहाँ के थे? मिस्र। सुकर्णो, सुकर्णो इंडोनेशिया। और वाना, वाना, वाना एनक्रूमा, वाना एनक्रूमा, ये कहाँ के हैं? घाना के हैं। आप लिख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अलग से इसके पूरे नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। तो नेहरू भारत, मार्शल टीटो युगोस्लाविया, नासिर मिस्र, और वाना एनक्रूमा घाना, और सुकर्णो इंडोनेशिया। तो ये 5 जो नेता थे, इनको गुट निरपेक्ष आंदोलन का कर्णधार या प्रमुख नेता माना जाता है। नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता की एक आंदोलन के रूप में शुरुआत हुई। एक प्रश्न आता है और आया हुआ है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक आंदोलन के रूप में कब शुरू हुआ? 1961 बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के समय से। तो आप यहाँ नोट कीजिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की या गुट निरपेक्षता की एक आंदोलन के रूप में शुरुआत कब हुई? गुट निरपेक्षता की एक आंदोलन के रूप में शुरुआत कब हुई? 1961 बेलग्रेड सम्मेलन से। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, नोट कीजिए, उद्देश्य किसी गुट में भी शामिल न होना, किसी भी गुट में शामिल न होना, किसी भी गुट में शामिल न होना और स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना। किसी भी गुट में शामिल न होना और स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना, साथ ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। तो आपके 4 सम्मेलन नेहरू जी की विदेश नीति में हम पढ़ चुके हैं। प्रथम एशियाई सम्मेलन, द्वितीय एशियाई सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961। हालांकि द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था वो भी 1964 में हुआ था, लेकिन अभी हम बात केवल जो गुट निरपेक्षता के और बाकी के जो सम्मेलन है उनकी गुट निरपेक्षता वाले टॉपिक में करेंगे। यहाँ हम केवल प्रथम सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो 4 सम्मेलन हो गए। आप हेडिंग डालिए राष्ट्रमंडल और भारत, राष्ट्रमंडल और भारत, कॉमनवेल्थ एंड इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड इंडिया। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा या नहीं। अब पहले तो आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रमंडल क्या होता है। आप में से अधिकांश जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रमंडल एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का एक संगठन है। राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का एक संगठन है जिनका किसी न किसी प्रकार से ब्रिटेन से संबंध रहा है या ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। तो ब्रिटेन के उपनिवेश रहने वाले राष्ट्रों का एक समूह है, कॉमनवेल्थ कहलाता है, राष्ट्रमंडल कहलाता है। नेहरू जी भारत आज़ाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और उनके सामने एक समस्या थी कि भारत आज़ादी के पश्चात क्या राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहे या नहीं बना रहे। अब चूंकि उस समय समस्या क्या थी कि भारत का अधिकांशतः जो व्यापार होता था या भारत की अर्थव्यवस्था जो थी उसका संचालन ब्रिटिश या यूरोपियन राष्ट्रों से ही होता था और कॉमनवेल्थ के राष्ट्रों से होता था। दूसरा, सैनिक दृष्टि से भी भारत इन कॉमनवेल्थ के देशों पर निर्भर था। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या इनसे संबंध बनाए रखें या नहीं बनाए रखें। तो पंडित नेहरू जी ने उस समय दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यहाँ हम इनको रियलिस्टिक मान सकते हैं, यथार्थवादी मान सकते हैं, आइडियलिस्टिक के बजाय इनको यथार्थवादी मान सकते हैं कि तात्कालीन समय में दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने
राष्ट्रमंडल के देशों से संबंध यानी राष्ट्रमंडल में शामिल होने की इच्छा प्रकट की, या राष्ट्रमंडल में शामिल कर दिया भारत को। अब फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि एक तरफ तो भारत उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ है, आज़ाद हुआ, और दूसरी तरफ वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन करके वापस उपनिवेशवाद की ओर जा रहा है। और जो आलोचक थे उन्होंने तो यहाँ तक किया कि भारत दास प्रवृत्ति की ओर जा रहा है, या भारत की जो मनोवृत्ति है वो दास मनोवृत्ति है, वापस से गुलाम मनोवृत्ति की ओर जा रहा है। और दूसरा ये भी प्रश्न लगने लगा कि भारत एक तरफ तो गुटनिरपेक्षता की बात करता है कि हम किसी भी शक्ति राजनीति या शक्तिशाली राष्ट्र के साथ में कोई संबंध नहीं रखेंगे, किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे। दूसरा, कॉमनवेल्थ का सदस्य बन करके भारत अपने आप को, या भारत की जो विदेश नीति जो स्वतंत्रता पर आधारित थी उसको आघात लगा है। चूँकि नेहरू जी ने कहा कि तात्कालीन समय में भारत को अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना है और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कॉमनवेल्थ में शामिल होना है। अब एक मुझे घटना याद आ रही कि एक पत्रकार ने पूछा था कि भाई आप कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गए तो क्या वापस से आप गुलाम मनोवृत्ति की ओर जा रहे हैं? तो नेहरू जी का यह कहना था कि हम ना हम किसी शक्ति के गुलाम हैं और ना कभी गुलाम बनेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। रहा जहाँ तक हमारी बातचीत व्यापारिक या सैनिक दृष्टिकोण से हमारे जो संबंध है, उन संबंधों के कारण से हम केवल कॉमनवेल्थ का मेंबर बने हैं। तो एक राष्ट्रमंडल और भारत, तो राष्ट्रमंडल और भारत आपने जो हेडिंग डाली है उसमें लिखिए कि भारत आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से, भारत आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से राष्ट्रमंडल के देशों पर निर्भर था, सैनिक दृष्टिकोण से भी निर्भर था। अतः भारत ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राष्ट्रमंडल में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राष्ट्रमंडल में शामिल होने का निर्णय लिया। तो ये आपका राष्ट्रमंडल और भारत। अब आगे आप हेडिंग डालिए पंचशील समझौता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचशील समझौता, इसकी तारीख लिखिए 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954। इस समझौते का पूरा नाम आप नोट कीजिए, ट्रेड एंड इंटरकोर्स, ट्रेड एंड इंटरकोर्स एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इंटरकोर्स एग्रीमेंट बिटवीन, ट्रेड एंड इंटरकोर्स एग्रीमेंट बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया, ट्रेड एंड इंटरकोर्स एग्रीमेंट बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। ये पंचशील का समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो आप नोट कीजिए, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच पंचशील का समझौता भारत और चीन के बीच। नीचे लिखिए, भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी व चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में यह समझौता हुआ था। पंचशील यानी 5 सिद्धांत हैं इसके, वो 5 सिद्धांत आप नोट कीजिए। नंबर 1, क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान। दूसरा, अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा,
हस्तक्षेप, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा, समानता व पारस्परिक लाभ, समानता व पारस्परिक लाभ। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये 5 जो सिद्धांत हैं वो पंचशील के सिद्धांत कहलाते हैं। और भारत और चीन के बीच में ये समझौता 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। नीचे एक लाइन और लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आ जाता है कि यूएनओ की महासभा ने पंचशील को कब मान्यता दी? तो 1959। तो आप नोट कीजिए, 1959 में यूएनओ महासभा ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार किया था, पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार किया था। अब बात आती है जिस बात को लेकर के नेहरू जी पर आज भी आक्षेप लगते रहते हैं कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करना। तो हेडिंग डाल दिए, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। 20 अक्टूबर 1962, 20 अक्टूबर 1962, यानी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और उसमें भारत की बुरी तरह से पराजय हुई थी। नेहरू जी की विदेश नीति पर यही एक बड़ा प्रश्न लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है कि नेहरू जी ने अगर किसी महाशक्ति के साथ में संबंध रखे होते तो चीन भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, कारण क्या था? चीन कहता है क्योंकि दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण दी थी, और जब दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण दी तो चीन उससे नाराज़ हो गया था और उसे पंचशील का खुला उल्लंघन बताया था। तब तो चीन शांत रहा, लेकिन 1962 में जब उसका मौका लगा, मौका क्या लगा? क्योंकि चीन को इस बात का डर था कि भारत पर जब भी मैं आक्रमण करूंगा तो अमेरिका भारत की सहायता के लिए आएगा। चीन को किस बात का डर था कि अगर मैं भारत पर आक्रमण करूंगा तो अमेरिका भारत की सहायता के लिए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चीन एक तो साम्यवादी था, 1949 में वहाँ साम्यवादी क्रांति हुई थी, और चूँकि यूएसएसआर पहले से ही साम्यवादी था, तो चीन और यूएसएसआर दोनों साम्यवादी राष्ट्र थे और अमेरिका साम्यवाद का दुश्मन था। तो अमेरिका चीन के खिलाफ भारत की सहायता के लिए आता, नंबर 1। दूसरा, अमेरिका भारत की सहायता के लिए इसलिए भी आता है कि वो भारत की सहायता करके कहीं न कहीं उसका एक उद्देश्य यह भी था कि वो भारत को अपने पक्ष में कर लेता। अब 1962 में ऐसा क्या हुआ कि चीन को क्या मौका मिला कि उसने भारत पर आक्रमण कर दिया? क्योंकि 1962 में अमेरिका की अधिकांश सेनाएं वियतनाम युद्ध में फंसी हुई थी। अमेरिका की अधिकांश सेनाएं वियतनाम युद्ध में फंसी हुई थी और इस कारण से अमेरिका की सेनाएं भारत की सहायता के लिए नहीं आ सकती थी, क्योंकि न तो भारत उसका कोई मित्र था, न उसके साथ किसी सैनिक संगठन में बंधा हुआ था। तो चाइना को जब मौका लगा कि अमेरिका इस समय भारत की सहायता के लिए नहीं आएगा, तो उसने मौका देकर के भारत पर आक्रमण कर दिया। और भारत का एक अरुणाचल प्रदेश, जिसको नेफा प्रदेश कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया, और दूसरा अक्साई चीन लद्दाख, इन 2 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भारत की बुरी तरह से पराजय हुई। और दूसरा, चीन ने इस बात को साबित कर दिया इस युद्ध के बाद में, क्या साबित कर दिया कि भारत एक छोटा राष्ट्र है, भारत एक कमज़ोर राष्ट्र है, मैं शक्तिशाली राष्ट्र हूँ। और भारत को इस बात की चेतावनी भी दे दी कि भविष्य में आप मेरे साथ किसी प्रकार का कोई पंगा मत लेना। तो इस तरह से 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, और यही आक्रमण नेहरू जी की विदेश नीति पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने लग गया। तो आज हमने नेहरू जी की विदेश नीति के कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है। अब नेहरू जी 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई
और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने 64 में, और 1966 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ और उसके अगले दिन उनकी डेथ हो गई। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसके नोट्स में मिल जाएंगे, और फर्स्ट ग्रेड और नेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और आप यहाँ जयपुर सेंटर पर मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। आपको सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और मैं यहाँ जो तैयारी करवा रहा हूँ वो तैयारी मैं 2 घंटे की लेक्चर देता हूँ, और उसके बाद में 2 घंटे आपको मेरे यहीं सेंटर पर बैठ करके आपको तैयारी मेरे सामने करनी होती है। तो जो आप जिस दिन आप जो पढ़ते हैं उसको आप कंप्लीटली उसी दिन तैयार कर लेते हैं। तो आगे जो हम बात कर रहे हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर रहे हैं 1964 से 66। तो आप हेडिंग डालिए लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं।